नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की है। पीएम मोदी से भी यहां पर सीएम योगी मिले हैं और आपको बता दें कि उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी मुलाकात करने वाले हैं। तो आज तमाम दिग्गजों से मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान दिग्गजों से मिले हैं और आज 8 बजे के लगभग यानी कि कुछ देर बाद अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात होने वाली है। सरकार बनने के बाद दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर यहां पर विचार विमर्श होगा और राजनीतिक हलचल भी एक तरह से देखने को मिल रही है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी विचार हो सकता है, बातचीत हो सकती है। तो डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास सीएम योगी को लेकर? 8 बजे अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली पहुंचे थे और यूपी सदन में रुके। इसके बाद उन्होंने करीब 1 घंटा पहले यानी कि 6:30 बजे के तकरीबन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि देश के संवैधानिक मुखिया उनसे मुलाकात की है। और मौजूदा वक्त की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात अभी चल रही है और थोड़ी देर बाद जो है 8 बजे करीब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम है। शपथ लेने के बाद पहली बार जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री है वो पहली बार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चर्चाएं कई हैं क्योंकि जब भी नेता दिल्ली आते हैं तो अलग अलग तरीके की चर्चाएं जो उनके दौरे के साथ शुरू हो जाती हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो है वो मंत्री बना दिया गया। उसके बाद चर्चा ये है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। ऐसे में सरकार और संगठन के स्तर पर क्या विचार चल रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या चाहते हैं, संगठन किसका चेहरा देखना चाहता है, कार्यकर्ता किसके नाम पर एकजुट रहेंगे, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल देश भर में मशहूर है, इस तरह से प्रचारित भी पूरे विधानसभा चुनाव में से किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो है गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हिमाचल के 3 दिन के दौरे पर थे वो भी दिल्ली लौटने वाले हैं और उनसे भी मुलाकात होगी। और माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी संसदीय दल जो जिसमें 11 सदस्य होते हैं और मौजूदा वक्त में उसमें केवल 7 सदस्य हैं, उसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट होने का गौरव उन्होंने स्थापित किया है। और माना यह जा रहा था कि एक बहुत मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन एक तरफा जीत जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिली प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और सहयोग के साथ, उसके बाद ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को प्रमोट किया जा सकता है और जो 4 सदस्य अभी खाली हैं उनमें से एक में योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जा सकता है। और अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें, देश भर के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उसमें केवल अभी शिवराज सिंह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो 7 सदस्य अभी संसदीय कमेटी है बीजेपी की उसमें शामिल है। तो अगर योगी आदित्यनाथ शामिल होते तो निश्चित तौर पर उन्हें प्रमोट करने की एक जो चर्चा है उस पर मोहर लगेगी। और योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे के रूप में देश भर में उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान न केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि एक बड़े नेता के रूप में उन्हें देश भर में पहचाना जा रहा है। और विशेषकर अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड, हिमाचल जो अन्य 7 लगते राज्य है वहां पर भी देखने के लिए मिलती है। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे हैं। ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि उन्हें नवाजा जाए एक बड़े पद के साथ और मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी में दी जाए ताकि पार्टी को मजबूती मिले। इसके अलावा साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके अगर दृष्टि से हम देखें तो ये मुलाकात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तरह से बीजेपी संसदीय बोर्ड का भी इंतजार रहेगा, बैठक भी होनी है उसका भी इंतजार रहेगा, क्या कुछ चर्चा उसमें शामिल होगी ये भी खैर देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो यूपी की राजनीतिक हलचल पर भी चर्चा हो सकती है। खैर दिग्गजों से मुलाकात का दौर चल रहा है। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब यूपी एटीएस को मुर्तजा की कस्टडी 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए मिल गई है। आज गोरखपुर के एसीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया गया। एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड
रिमांड 5 दिन और बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। अब यूपी एटीएस ने सबूत के तौर पर एयरगन, लैपटॉप और दूसरी चीजें पेश की है। पेशी के लिए यूपी एटीएस मुर्तजा को लखनऊ से कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर लाई थी। अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इसके बाद यूपी एटीएस की टीम उसे लेकर रवाना हो गई। अब पेशी के बीच खास बात यह रही कि मुर्तजा की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। दरअसल अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारदार हथियार से उन पर हमला किया था। बाद में उसे काबू भी कर लिया गया, पकड़ा गया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस और शाहपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था न्यायालय में। न्यायालय ने बहस के उपरांत ये पाया कि नहीं, अभी जुडिशल पुलिस कस्टडी रिमांड देना जरूरी है विवेचना के लिए, जांच के लिए। इस आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। गोरखनाथ मंदिर पुलिसकर्मियों पे हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज एसीजेएम कोर्ट प्रथम में पेश किया गया। एसीजेएम कोर्ट प्रथम में तमाम दलीलें दी गई और उसकी रिमांड बढ़ाए जाने की अपील की गई। आपको बता दें कि एसीजेएम कोर्ट ने 16 अप्रैल तक की मियाद बढ़ा दी है। अब मुर्तजा अब्बासी के सीने में जो भी राज है वो राजफाश होने की पूरी उम्मीद है। एटीएस ने मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ यहां से लेके रवाना हो चुकी है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानावनी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एकाएक वहां बसी हुई झुग्गियों में आग लग गई। आग लग जाने से वहां भगदड़ की स्थिति रही। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पास के गौशाला में फैल गई, जिसकी वजह से करीब 39 गायों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 20 गाय जलकर घायल हो गई हैं, जिन्हें प्रशासनिक उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि झोपड़ियों में आग लगने के बाद उसमें रखे कई सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ है। गौशाला में आग लगने की वजह भी गैस सिलेंडर के फटने को ही बताया जा रहा है। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि इलीगली तौर पर यह गौशाला संचालित था, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि 39 गायों की जलकर मौत हुई है। जब हम लोग पहुंचे यहाँ सूचना पे तो काफी तेज आग लगी हुई थी और अंदर आकर के देखा तो पूरा शेल्टर जो टेम्परेरी बना हुआ था उसमें आग लग गई थी और 39 गोवंश की मृत्यु यहाँ हो गई है और 20 गोवंश जो यहाँ बचाया जा सका है उसको हमने प्रॉपर्ली इलाज किया है। सबको ड्रिप लगा दी गई है, इंजेक्शन लगा दी गई है, अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। और उसमें जो भी लापरवाही वगैरह पाई जाएगी किसी की उस पर कार्रवाई। अच्छा, कितनी गाय होंगी यहाँ? मैं तुरंत ही पहुँचा हूँ। इसकी बाकायदा जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी इसकी डिटेल एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद सारी चीजें उसमें घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रीजन क्या था, ठीक है, और जो भी उसमें जितनी भी गायों की डेथ हुई है प्राइमा फेसी अभी जो है देखने में जो आ रहा है लगभग 15 से 20 गायों की डेथ हुई है और इसको जो है और डिटेल में जो है वो जांच करके वो बताएंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, एक तरह से देखा जाए तो बड़ा हादसा है ये, क्योंकि 39 गायों की मौत हो गई है आग में जलने से और लीगली तौर पर इस गौशाला को चलाया जा रहा था। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अभी फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है? जैसा कि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आपसी विवाद के चलते भी वहां पर किसी ने आग लगाई हो, क्या इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? लेकिन राष्ट्रीय अगर बात की जाए, जैसे आज की घटना हुई है, मैं आपको क्लियर तौर पर बता दूं, जब मैं वहां मौके पर मौजूद था तो वहां पर 3 बीघे की जमीन पर 50 झुग्गियां बसी हुई हैं जो अवैध तौर पे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये इसमें मिली भगत रही जो वहां पर झुग्गियां बसी। उसके अलावा उसके बाद में क्षेत्र में ये गौशाला बनी हुई थी। अब बात ये आती है कि जब झुग्गियों में आग लगी, आग लगने के बाद जो गौशाला के संचालक थे वो उस वक्त मौजूद तो कहाँ थे, क्योंकि अगर वो तत्परता दिखाते तो गायों को खोलने के बाद गाय बच जाती। लेकिन अगर बात यही आती है कि जहां एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि इस गौशाला के किसी भी दस्तावेज की उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर गौशाला भी संचालित की जा रही थी, वहीं अगर गौशाला के लोग जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये झुग्गी में जो लोग रहते हैं प्रशासन की मिली भगत से ही ये काम किया गया है और ये आग लगाई गई है। बात अगर राशि की जाए तो वहाँ नजदीक में ही एक
कह रहे गैस सिलेंडर का एक वो भी है, ऑफिस भी है। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता था गाजियाबाद के अंदर। वहीं अगर बात की जाए तो सीएम ने इसमें संज्ञान लिया है, डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, हर तरीके से वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने जांच में ये बताया है कि कुछ लोग हिरासत में लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं झुग्गी में है। झुग्गी में रहते ही आग कैसे लगे, आग जो लगने का कारण पता किए जा रहे हैं, क्योंकि जो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं जिस तरीके से सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं वो देखने लायक है। कहीं ना कहीं जब हम मौके पर देख रहे थे वहां पर कुछ जो गायें थी वो इस अवस्था में पड़ी थी जो 70% जल चुकी थी, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। ये ऐसी तस्वीर थी जो हर किसी को झकझोर रही थी। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो वहां के संचालक है, गौशालक है, वो प्रशासन की मिलीभगत से ये आरोप लगा रहे थे और कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे थे। जिन पर वो आरोप लगा रहे थे प्रशासन ने उनको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रशासन ने उसे भी आते हुए कोई माहौल ना खराब हो इसको लेकर के उन गायों को एक अलग जगह गड्ढे खोदने के बाद उनको दफना दिया गया है और उसकी पूर्ण तरीके से गहनता से जांच की जा रही है। डीएम ने साफ तौर पर कहा है जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जी राष्ट्रीय जी चलिए हैदर, अब आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, ये भी अनुमान है, क्योंकि अभी बहुत सारी गायें जो है घायल है जिनका इलाज जारी है, उस पर भी नजर बनाए रखेगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्टेडियम में 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से पहुंची टीमों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में खेल की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है, खेल नीति को लागू करना उसी का एक हिस्सा है। सीएम धामी ने कहा कि 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के विजेताओं के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। सभी आयोजकों को और प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए नीति बनाई, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए, जिसमें एक सामान्य परिवार का अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की कि एक सामान्य परिवार का बेटा बेटी भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। उनको लिए सरकार हर संभव उनके प्रोत्साहन के लिए हर प्रकार की सहायता करे। उत्तराखंड कांग्रेस ने 1 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया है। वहीं ऐलान के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। अक्सर शांत व्यवहार के लिए जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, प्रभारी देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे पर हमला बोला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यदि गुटबाजी के चलते पार्टी को हार मिली तो फिर अगर उस गुटबाजी का हिस्सा मैं भी हूं तो फिर से मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा देने को तैयार हूं। साथ ही कहा कि अब वो किसी भी पद को लेने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी को पहले आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे। मेरे पास क्या मुझे तो चकरोता के लोगों ने विधायक बना करके भेजा है, मैं विधायक के रूप में काम करूंगा, मेरे पास तो विकल्प है। लेकिन जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रभारी ये कहे कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी और गुटबंदी का आरोप मुझ पर लगे तो मेरे लिए असहनीय है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूँ इसकी जांच कराएं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, मैं तो कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन करके विधायक आया हूँ, तो विधायक से मुझे त्याग पत्र देना चाहिए। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज नगर निगम का बुलडोजर फिर से कर्जा। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान बड़े अतिक्रमण ढहा दिए गए। हल्द्वानी की तिकोनिया स्थित वर्कशॉप लाइन पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हल्द्वानी नगर निगम तेजी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया जा सके। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 1 हफ्ते पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। बार बार हमारे ऊपर ये भी आरोप लग रहा था कि हम गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद देखा है कि वर्कशॉप लाइन में किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी लोगों द्वारा की गई। सड़कों पर वर्कशॉप चलाया जा रहा है, वर्कशॉप की जो जगह उनको दी गई थी उसको भी कवर कर लिया गया है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि जो सड़कों पर कब्जा किया गया, नालियों पर कब्जा किया गया, फुटपाथ पर कब्जा किया गया है और जो कभी दुकानें रही होंगी, आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर खराब टायरों को सड़कों पर डंप किया गया है। एक तरह से सड़कों को कूड़ा घर बना दिया गया है।
और जो हमारे मजदूर हमारे पर्यावरण मित्र आते हैं कूड़े ग्रुप में उनको ले जाने के लिए, तो उनको मना कर दिया जाता है। चलिए बात कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर। तो निलंबित सीओ नवनीत नायक को बर्खास्त किया गया है। शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप है। 12 अक्टूबर 2020 को नायक को सस्पेंड किया गया था। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे हैं निलंबित सीओ नवनीत नायक और इन पर एफआईआर भी अब दर्ज होगी। आपको बता दें कि इन्हें शासन के पत्र पर प्रभारी एसपी ने आदेश देते हुए इन्हें पद से हटा दिया था और उसके बाद जांच चल रही थी। 12 तारीख का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप है।